हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस हम डेली के डिस्कस करते हैं। आज हमारा डे 3 है। डे 1 और डे 2 की जो वीडियोस है आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो। बाकी आप jklatestinfo.com की ऑफिशियल वेबसाइट में आओगे, वहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला सेट देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करना, सभी प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करें वो आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ इस जो ये लिंक है इन सभी क्वेश्चंस का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे पूरा का पूरा पेज आपका ओपन हो जाएगा जैसे ही उस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सेट 1 जो था हम डिस्कस कर चुके थे डे 1 में, ये सारे क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके थे। सेट 2 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चल रहे हैं यहाँ पे सेट 3 की तरफ। तो सेट 3 का आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया आज फिर से आपने बताना आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज फिर से जीके के क्वेश्चन रहने वाले। जनरल नॉलेज कंप्लीट। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कंटिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, कमेंट्स कुछ आते हैं कि ये क्या हम, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हम जेकेएसएसबी के इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्या हम पढ़ सकते हैं, हम नेवी की तैयारी कर रहे हैं क्या हम पढ़ सकते हैं, या हम जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करे हो, चाहे वो जेकेएसएसबी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो एमटीएस एसएससी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का सीडीएस एनडीए वगैरह कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी तैयारी कर रहे हो, ये सभी क्वेश्चन आपके काम आने वाले। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन आपके जाएंगे। अभी यहाँ पे कहा गया है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कंटिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इंडिया के सब कंटिनेंट की बात करें तो इंडिया सब कंटिनेंट में सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस कहाँ से देखने को मिलते हैं कि यहाँ पता लगा था यहाँ पे खेती वगैरह हुआ करती थी। तो सबसे पहले एविडेंस वो कहाँ से देखने को मिले, आपसे ये पूछ रहा है। हिस्ट्री की बात कर रहा है। बुर्ज़होम से, हड़प्पा, मेहरगढ़ या ब्रह्मगिरी, इनमें से क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है पहली बार एग्रीकल्चर के एविडेंस देखने को मिले थे। इस मेहरगढ़ की अगर बात करें, ये है कहाँ पर है, प्रेजेंट टाइम की बात करें, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला इलाका है ये वहाँ पर है। इंडिया के सब कंटिनेंट की बात करें ना, आपको पता है पहले इंडिया, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, वो सारा इंडिया सब कंटिनेंट का हिस्सा वो करते थे। क्योंकि यहाँ पे हिंदू कुश पहाड़ी है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, तो नीचे इंडियन ओशन है, ये जो बीच का सारा इलाका है वो इंडियन सब कंटिनेंट आता है। तो पाकिस्तान भी तो इंडियन सब कंटिनेंट में ही आता है ना। तो इसका मतलब ये जो है अभी मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं, मेहरगढ़ है कहाँ पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एट प्रेजेंट। तो यहीं पे पहली बार जो है वो इन ऑप्शंस की बात करें, पहली बार एग्रीकल्चर के एविडेंस यहीं पे देखने को मिले थे। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए में जो बुर्ज़होम लिखा हुआ है, इसकी क्या स्पेशलिटी है। बुर्ज़होम की बात करिए है कहाँ पर है, आपको पता है कश्मीर में, श्रीनगर में है। ये पहली न्यूलिथिक साइट है जो कि कश्मीर में डिस्कवर हुई थी, तो इसलिए ये बुर्ज़होम भी जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे हड़प्पा की बात करें, तो हड़प्पा को तो आप सभी को पता है ये प्रेजेंट में कहाँ पर है, ये पंजाब में है। पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला पंजाब। चाहे हड़प्पा हो, चाहे इसकी बात कर लो अब जो हमने मेहरगढ़ बोला, चाहे मोहनजोदड़ो बोलो, ये सभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में आते हैं। तो हड़प्पा कहाँ पे, पाकिस्तान के पंजाब वाला प्रोविंस है, वहाँ पे आता है। इसकी एक्सकवेशन किसने की थी, इसके एक्सकवेटर कौन थे, दयाराम साहनी, DR साहनी आप पढ़ते हो गए। और ब्रह्मगिरी की बात करें, ये कहाँ पर है, प्रेजेंट में ये इंडिया में है, इंडिया के कर्नाटका में है। कर्नाटका की बात करें, उसके चित्रदुर्ग का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको दिख रहा होगा जो एक क्वेश्चन में डिस्कस करा, इस एक क्वेश्चन से ही आपके 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। कहने को ये 25 क्वेश्चन हैं, बट होते कितने, 40-50 क्वेश्चन आपके एक दिन में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये हम इसलिए डिस्कस करते हैं डेप्थ में थोड़ा, कि अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको वो भी आना चाहिए। तो इसके ऑप्शन भी उसी तरह से सेट करे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पहले वाले क्वेश्चन रिवाइज करना चाहते हो ना, आप इसका आंसर देखना चाहते हो, शो आंसर पे क्लिक करो, ऑप्शन नंबर है। तो ऐसे कभी भी रिविजन आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डॉग्स वर बरीड इन ह्यूमन बरियल साइट। डॉग्स जो है जहाँ पे जैसे इंसानों को दफनाया जाता था, जब इंसान, पहले हिस्ट्री की बात करें, इंसान मर जाते थे उनको दफनाया जाता था। साथ में डॉग्स की बात करें, कुत्तों की बात करें, उन्हें भी दफनाया जाता था। ऐसा कहाँ पे देखने को मिला, बुर्ज़होम, मारतंड, मेहरगढ़, या फिर मैं क्यों बताऊँ। अब इसका आंसर क्या है वो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर नंबर लेना आपको एग्जाम में तो ऑप्शन नंबर डी, तो नहीं बताओगे कि मैं क्यों बताऊँ, ABC या फिर में से एक चुनना पड़ेगा। तो डॉग्स को कहाँ पे बड़ी किया जाता है, देखो बुर्ज़होम की बात करें, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुर्ज़होम को आपको भी बताया मैंने आपको, ये पहली न्यूलिथिक साइट थी जो कश्मीर में डिस्कवर हुई थी। यहाँ पे क्या थे, लोग पालतू करते थे, जैसे जानवर हो गए, जैसे कुत्ते हो गए, डॉग्स, शीप, या अगर हम बात करें गोट्स वगैरह को पाला करते थे। तो उनका ना रिलेशन बनता था आपस में, घर के मतलब मेंबर की तरफ से मानते थे। जब इंसान की डेथ होती थी उसका ये बरीला साथ में यहाँ पे जो जानवरों को भी दफनाया जाता था तकरीबन, कुछ जैसे डॉग्स हो गया, ये गोट्स वगैरह हो गया। तो ये कहाँ पे देखने को मिला, पहले यहाँ पे इन ऑप्शंस की बात करें तो बुर्ज़होम यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मार्तंड का आपको पता है, मार्तंड सन टेम्पल वो फेमस है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में।
अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन, अच्छा इसका आंसर यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना आंसर, हाँ बुरजोम बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वॉज इन विच लैंग्वेज। सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन थी स्टोन के ऊपर, यानी कि पत्थर के ऊपर जो जैसे चित्रकारी की हुई है या कुछ लिखा हुआ है या ऐसे जो भी सिंबल्स बनाए हुए हैं, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता था, जो भी पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था? क्या वो पाली लैंग्वेज में लिखा जाता था, संस्कृत, प्राकृत या फिर ब्राह्मी लैंग्वेज में? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था। और टाइम पीरियड कौन सा था ये? मौर्यन एम्पायर, जब अशोका का टाइम पीरियड हुआ करता था उस टाइम पे की हम बात करें, मौर्यन एम्पायर की बात करें, उस टाइम पे सब कुछ चलता था ये वाला। और आपको पता होगा प्राकृत लैंग्वेज की बात करें, संस्कृत से भी पुरानी लैंग्वेज है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इसकी डिस्कवरी किसकी कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1911, बी में है 1921, सी में 1931, डी में कहा गया हुई तो थी लेकिन कब हुई थी ये याद नहीं आ रहा। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कब हुई थी? 1921 में हुई थी। अब आपको बताएं इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते थे, तो हड़प्पा की कब हुई थी आप सभी को पता होगा। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो यानी कि 1921 ही आप कह लो यहाँ पर, हड़प्पा की 1921 में हुई थी। फिर अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो वो कब हुई थी? 1 साल बाद 1922 में किसकी हो गई थी? मोहनजोदाड़ो की हो गई थी, है ना। इस तरह से सीक्वेंस चल रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी एक्सकवेशन करी किसने थी? हड़प्पा की। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया, दीआर साहनी ने करी थी। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पहली ब्रीफ एक्सकवेशन किसने की थी, मतलब पहले छोटा मोटा मतलब बिल्कुल डिटेल में एक्सकवेशन नहीं करी थी, वो किसने करी थी? पहली बार खुदाई किसने करी थी? तो वो करी थी सर अलेक्जेंडर, याद रखना ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे ना 1852-53 में, तो उस टाइम वो ब्रिक्स वगैरह मिली थी उस टाइम पीरियड पर, सॉरी 1872 में जब रेलवे लाइन बिछाई थी उसके बाद क्या होता है, ब्रिक्स वगैरह मिली थी नीचे से, उस पर थोड़ा इंटरेस्ट बनता था, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन जब डिटेल में पहली बार एक्सकवेशन की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। इससे हम तकरीबन डी आर साहनी के बारे में पढ़ते हैं 1921 में, तो ऐसे 1872 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दयाराम साहनी ने इस टाइम पे प्रॉपर एक्सकवेशन करना स्टार्ट करा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। विच मेटल वॉज अननाउन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? इंडस वैली है। तो इंडस वैली के लोगों को कौन से मेटल के बारे में नहीं पता था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आयरन। तो इंडस वैली के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे गोल्ड की बात करें, गोल्ड का सिंबल क्या होता है आपको पता है? गोल्ड का सिंबल होता है AU। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। अगर इसको मेल्ट करना होगा तो कितना टेम्परेचर चाहिए? 1064 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में मेल्ट होगा। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? A जिसे डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 47। इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 969-70 के करीब डिग्री सेल्सियस इतना रहता है। कॉपर की बात करें तो क्या हो जाएगा? Cu उसका सिंबल हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 29। 1085 या 86 डिग्री सेल्सियस करके यहाँ पे जाके बॉयल करते हैं, मतलब गोल्ड से भी ज़्यादा टेम्परेचर को चाहिए पिघलाने के लिए, कॉपर को चाहिए। तो आयरन की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा, Fe इसका सिंबल रहता है, एटॉमिक नंबर 26 रहता है। मेल्ट करना हो तो 1538 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट होता है लोहे की बात करें, यानी कि गोल्ड, कॉपर सबसे ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर को चाहिए यहाँ पे। इन ऑप्शन की बात करेंगे तो वो गोल्ड को चाहिए। आगे चलते हैं। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, सन के पास, जैसे हमारे पास ये सन है, इसके पास वाले प्लैनेट कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, है ना। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस, अच्छा यूरेनस है, फिर नेपट्यून है, इस तरह चलता था। प्लूटो तो ड्वार्फ की कैटेगरी में चले गए ना, तो 8 ही प्लैनेट हैं। तो सन के सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा है? एम से मरकरी, मार्स बाद में आता है, ठीक है। तो एम से मरकरी, सन के पास वाला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है, तो इतना आपको पता होगा। तो मरकरी को और क्या कहा जाता है? शॉर्टेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ की बात करें तो अर्थ आपको पता है वाटरी प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। वीनस की बात करें अर्थ का ट्विन कहा जाता है। प्लूटो की बात करें तो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आ चुका है ये वाला। आगे चल लेते हैं। यहाँ पे पूछा ना लास्ट वाला कौन सा था, दूर वाला कौन सा था? सबसे लास्ट में क्या था? नेपट्यून था। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? फादर कौन सा हो जाएगा? फादर्स्ट कौन सा हो जाएगा? वो नेपट्यून हो जाएगा। विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन। सन के चारों तो चक्कर लगाने से ज़्यादा टाइम कौन लगाता है ऑर्बिट करने में? जो सबसे दूर होगा वो ज़्यादा टाइम लगाएगा ना, उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। दूर कौन सा था? नेपट्यून था। तो ज़्यादा टाइम कौन लगाएगा? नेपट्यून लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम टाइम कौन लगाएगा? जो पास में है, मरकरी सबसे कम टाइम लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूँगा अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। और बाकी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते जाना। आपने कितने मार्क्स आपके आए इसका आज की इस वीडियो में 25 में से नंबर वो कितने हैं वो भी आपको बताना है। जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे वीडियो शेयर करते हैं ताकि हमें और मोटिवेट करना, हम और बेटर वे में कंटेंट ला सकें आपके लिए। बाकी कोई भी कंप्लेन होगी, कुछ भी कहना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो तो सजेस्ट ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम? इनमें से कौन सी सैटेलाइट जो सबसे बड़ी सोलर सिस्टम है? गैनोमेड, टाइटन, ट्रिटॉन, जब मुझे नहीं पता, बताइए भाई ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? वो गैनोमाइड है। ये कहाँ की है अगर इसकी बात करें? ये जुपिटर की है ना, जुपिटर प्लैनेट की सैटेलाइट है। सबसे बड़ी कौन सी? गैनोमाइड ही है। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? सेकंड नंबर पे टाइटन आती है। टाइटन है कहाँ की है? सैटर्न की है। थर्ड नंबर पे कौन सी आती है? थर्ड नंबर पे कैलिस्टो आती है। ये कैलिस्टो है कहाँ की है? ये भी जुपिटर की है। तो पहली वाली जो सबसे बड़ी गैनोमाइड वो भी जुपिटर, तीसरे नंबर पे जो कैलिस्टो आती है वो भी जुपिटर है, सेकंड नंबर पे टाइटन आती है वो सैटर्न की है। जो ट्रिटॉन लिखा हुआ है ये जो है ये नेपट्यून प्लैनेट की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये सभी आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए। अगर आप कहीं पर नोट्स वगैरह बनाते हो तो वो और बेटर रहता है आपके लिए, वरना आप बार बार वीडियो देखोगे तो भी आपको काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 8 ठीक है। द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज़ फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? अर्थ एंड मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। यहाँ पे पूछेगा जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो कौन से प्लैनेट्स के बीच में बनती है या कहाँ पर होती है? अर्थ और मार्स के बीच में, जुपिटर और सैटर्न के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। मुझे अपनी बेल्ट का नहीं पता तो वो कहाँ पर है वो क्या पता होगा? तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है ये आपने मुझे बताना है। ये तो तकरीबन ऑप्शन नंबर डी वाला तकरीबन लड़कों का होता होगा, लेकिन फिर भी चलो इनमें से बताओ करेक्ट आंसर क्या है। एस्ट्रॉयड बेल्ट की बात करें, हमने प्लैनेट्स की बात करी थी ना, मरकरी, माईवेरी, वीनस, अर्थ, मार्स। फिर हमने क्या बताया, ये जो मार्स आ गया ना, मार्स की बेल्ट स्टार्ट होती है, इस बेल्ट को बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इन चार प्लैनेट्स को इन चार प्लैनेट से अलग कौन कर रहा है? ये जो बेल्ट है एस्ट्रॉयड बेल्ट इसे कहते हैं। यानी कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को अलग करने का काम कौन कर रहा है? ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होते किसके बीच में है? मरकरी के बीच में। मतलब ये भी ना प्लैनेट्स की तरह सूर्य का चक्कर लगाते होते हैं, धूल वगैरह मिट्टी वगैरह इन सबसे बने होते हैं, ये भी चक्कर लगा रहे होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन होते किसके बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इसका आंसर सी बिल्कुल ठीक है। द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड? ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसे एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज रहते हैं हमेशा, उस स्टार के ग्रुप को क्या कहा जाता है? मिल्की वे, कंस्टलेशन, एंड्रोमेडा, सोलर सिस्टम। तो देखो जो ग्रुप का स्टार्स जो अरेंज होता है पर्टिकुलर पैटर्न बना रहा होता है हमेशा, उसे क्या कहते हैं? उसे कंस्टलेशन कहा जाता है। जैसे आपको एक फेमस पता भी होगा कंस्टलेशन के बारे में, उसका जिसका नाम है अर्सा मेजर। ये आप सभी नाम सुना ही होगा, नहीं भी सुना होगा तो हिंदी में सप्तऋषि सुना होगा ना। सप्तऋषि तारे, जो तारों का ग्रुप बनता है हमेशा, 7 तारों का ग्रुप बनता है, उसे इंग्लिश में अर्थ मेजर कहा जाता है। तो इस एक कंस्टलेशन है, मतलब तारों ने अपने आपको पैटर्न बना के रखा होता है, प्रॉपर पैटर्न 7 के ग्रुप में अरेंज होते हैं, बिल्कुल दिखते हैं सामने क्लियरली। इसी तरह से और भी कई सारे स्टार्स का ग्रुप बना होता है, तो इन सभी को क्या कहते हैं? इनको कंस्टलेशन कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा हुआ है। मिल्की वे की बात करें, ये क्या? ये हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। एंड्रोमेडा क्या? हमारी नेबरिंग गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। सोलर सिस्टम क्या? जिसमें हमारा सन, प्लैनेट्स वगैरह सब, मून वगैरह सब कुछ आते हैं, वो क्या है? हमारा सोलर सिस्टम आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 की बात करते हैं। ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है? अर्थ का। वीनस को कहा जाता है, कुछ देर हम पहले डिस्कस करा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जो हमारा संविधान बना था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उसका चेयरमैन किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी जो बात करेंगे इसका जो चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इनका निक नेम क्या था? चाचा नेहरू भी कहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बी.आर. अम्बेडकर की बात करें, बाबा साहेब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो देश रत्न, आज़ाद शत्रु। तो इन सभी के निक नेम भी आपको पता होने चाहिए। लेकिन चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब देखो हमेशा ये होता है कि आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँ, आपको भी काम दे दूँगी। इसका आंसर तो मैं बताऊँगा बट आपको काम भी दूंगा। यहाँ पे कहा गया है कितने मेंबर्स ऐसे थे इस असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करा था। हमने अपना संविधान जो है वो अडॉप्ट कब करा था? आपको सभी को पता होगा, 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अडॉप्ट करा था। और ये इनेक्ट कब हुआ था, लागू कब हुआ था? मतलब ये वो डेट थी जब हमने कहा था कि हाँ हमारे देश का संविधान ये रहने वाला है। और इनेक्ट कब से हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इसी दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ना, ठीक है।
लेकिन ये हमने अडॉप्ट कब करा था, 26 नवंबर को अडॉप्ट करा था। अब पूछा गया जिस दिन ये अडॉप्ट का मतलब जिस दिन साइन होते फाइनल, तो कितने मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के उन्होंने साइन करा था इसमें, तो वो 284 मेंबर्स थे जिन्होंने यहाँ पर साइन करा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने मुझे क्या बताना है कि उस 90 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल मेंबर कितने थे, जिन्होंने साइन किया था वो तो 284 थे, लेकिन टोटल मेंबर कितने थे वो आपने मुझे बताना है। इसके आसपास ही नंबर है वो बोला, ठीक है। और ये तो हो गया देश आज़ाद हो गया था उसके बाद सब कुछ हुआ था, लेकिन देश आज़ाद होने से पहले कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो भी आपने बताना है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ये वाली, उसके टोटल मेंबर कितने थे, और जब देश आज़ाद हो गया था, दो पार्ट्स पाकिस्तान इंडिया अलग हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर बच गए थे, वो अपने 2 क्वेश्चन आपने ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें, इसके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द नॉन कांग्रेस मेंबर, इनमें से सभी के सभी जो थे ना, मतलब इनमें से 3 ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के मेंबर थे, 1 मेंबर इनमें से ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, नॉन कांग्रेस मेंबर, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा थे। तो वो कौन थे, वो बी आर अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारत के संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे मिलती है, आप नेशनल इनकम को, जो नेशनल की पूरी इनकम उसको किसे डिवाइड करते हो, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उसी से पर कैपिटा इनकम मिलती है। जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी का मतलब है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो एक साल में बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, कितने भी गुड्स फाइनल जो कितने गुड्स तैयार हो रहे हैं, सर्विसेज क्या हो रही हैं, ये जीडीपी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जाता है सिविलियन को इंडिया में वो कौन सा है, देखो हाईएस्ट अवार्ड जो सिविलियन को दिया जाता है इंडिया में वो कौन सा है, भारत रत्न। सेकंड नंबर पर दिया जाता है वो है पद्म विभूषण। थर्ड सिविलियन अवार्ड कौन सा है, पद्म भूषण। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, लेकिन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो छोड़ो, वो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय बी आर अम्बेडकर, इनमें से कौन सी बुक जो है वो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी, अब आपसे वो पूछा गया। तो देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें, ये तो लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ऑप्शन एक इंटरेस्टिंग भी है। ऑप्शन नंबर ए है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बी में है माई लाइफ, सी में है बुद्धा और कार्ल मार्क्स, डी में मुझे पता है लेकिन इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मुझे पता है लेकिन मैं आंसर नहीं बताऊंगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही रहने वाला है। बी आर अम्बेडकर ने कौन सी बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें ये तो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। माई लाइफ बुक की बात करें लिखी थी बिल क्लिंटन ने। जो बुद्धा और कार्ल मार्क्स है ये बुक लिखी थी बी आर अम्बेडकर, जहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन करने का ट्राई किया था बुद्धा के बीच में और कार्ल मार्क्स के बीच में। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया वॉज, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी थी इंडिया की, इनमें से पूछा गया उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए में दुर्गा, राधा, कमला या मनोरमा। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया का पूछा गया, ध्यान रखना। अगर सिंपल पूछा जाएगा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी तो कौन हो जाएगा वो, अगर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाएगा तो वो लुइस जॉय ब्राउन, ब्राउन करके याद रखना, लुइस ब्राउन करके याद रखना, ये था फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। ये गर्ल थी, एक बेबी गर्ल थी, इंग्लैंड की रहने वाली थी, मैनचेस्टर में हुआ था बर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ये था। बट यहाँ पे पूछा गया इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, निक नेम दुर्गा रखा हो। तो सही नाम क्या था, सही नाम था कनुप्रिया, कनुप्रिया अग्रवाल करके सही नाम था, लेकिन ऐसे जो फेमस है वो नाम क्या है, वो दुर्गा नाम फेमस है। तो कनुप्रिया भी आपको याद रखना है, कनुप्रिया अग्रवाल, और दुर्गा भी याद रखना है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट ये भी बेबी गर्ल थे, अभी इनकी जो प्रेजेंट में एज है 40 से 42 43 प्रेजेंट अभी इनकी एज हो गई, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, रॉक थीम पार्क कहाँ पर है, रॉक थीम पार्क केरला में है, कर्नाटका में है, रेसलमेनिया, क्योंकि रॉक रेसलमेनिया में आता था ना, या फास्ट एंड फ्यूरियस मतलब मूवी में है, उस मूवी में है। तो बताओ भाई रॉक थीम पार्क कहाँ पर है, तो ये केरला में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा इससे पहले कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी के सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं या जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उसको क्विज वहाँ पे चलता रहता है इंस्टाग्राम में, आप जाके विजिट ज़रूर करना। इंडिया ने पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड कब जीता था, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है। ऐसे तो वहाँ से 1928 हो जाएगा, 1928 में पहली बार इंडिया ने जो है ओलंपिक गोल्ड जीता था, ब्रिटेन को हराया था, 4-0 से हराया था। अगर एग्जाम में कभी भी पूछता कि इंडिपेंडेंट इंडिया ने पहला ओलंपिक गोल्ड कब जीता था, मतलब देश आज़ाद होने के बाद जो पहला गोल्ड आया था इंडिया के पास वो कब आया था, वो 1948 में आया था। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया तो लिखा नहीं हुआ, सिर्फ इंडिया लिखा हुआ ना, तो 1928 यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 1928, ठीक है।
द न्यूज़पेपर डेली मिरर इज़ पब्लिश्ड एट, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और शेयर नहीं करते तो शेयर भी जरूर करना, वरना पाप लगने वाला आप सभी को। न्यूज़पेपर डेली मिरर की बात करें, ये कहाँ पे पब्लिश होता है? लंदन, पेरिस, मेरे घर पर या पड़ोस वाले घर पर? बताओ भाई, न्यूज़पेपर डेली मिरर कहाँ पे पब्लिश होता है? तो पहली बात करेंगे न्यूज़पेपर डेली मिरर की। इसकी फाउंडेशन 1903 में हुई थी। ये है कहाँ पर एक्चुअली में? ब्रिटिश वालों का, यानी कि लंदन वालों का, या ब्रिटिश की बात करें उनका है, तो ये कहाँ पे पब्लिकेशन होगी इसकी? लंदन में होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कुछ ना कुछ, भाई वीडियो के बारे में सजेशन देते रहना। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें कहा गया है द कंपनी दैट हैज़ अ टैग लाइन कनेक्ट इंडिया। कौन सी कंपनी इसकी टैग लाइन है कनेक्टिंग इंडिया? एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, कोई भी नहीं है। देखो, जिसकी टैग लाइन है कनेक्टिंग इंडिया वो है बीएसएनएल। बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। एयरटेल की टैग लाइन क्या थी? इसकी तो पहले थी एक्सप्रेस योरसेल्फ, फिर आ गया स्मार्टफोन नेटवर्क, फिर क्या होगा? इंडिया फर्स्ट 4G नेटवर्क। तो आइडिया के क्या थी? बटन आइडिया सर जी बोलते थे ना, तो ये टैग लाइन थी इनकी सभी की। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू, जय हिंद।